एसपी विक्रम सिंह दिल्ली से अपने गांव लखनपुर कुछ दिन अपनी मां सुनीता और बहन रजनी के साथ रहने आई थी। विक्रम के दिल्ली में ही पहली पोस्टिंग थी। वो अभी नए पुलिस ऑफिसर बना था। अब वो अपने पिताजी के गांव में एक हॉस्पिटल करवाने की सपने को पूरा करने के लिए इसी सिलसिले में अपने माँ से बात कर रहा था। माँ, मैं आज ही जमीन खरीदने वालों से बात कर लेती हूँ। अगर उन्हें हमारी जमीन पसंद आ गई तो मैं उनसे पैसे लेकर जल्दी ही हॉस्पिटल बनाने का काम शुरू कर दूंगा। बेटा, तुझे जैसा ठीक लगे तू वैसा कर। मुझे तो अब बस 2 काम पूरे करने हैं, तेरे पिताजी का सपना भी और रजनी का शादी भी। ठीक है माँ, तू चिंता मत कर, सब हो जाएगा। अभी मैं चलता हूँ और उन लोगों को जमीन दिखाता हूँ। विक्रम सेठ जनार्दन को अपनी जमीन दिखाने के लिए अपने साथ ले जाता है। विक्रम के पास बहुत जमीन थी, इसीलिए वो आधा जमीन बेचकर उनसे मिले पैसों से अपने गांव में एक हॉस्पिटल बनाने का सपना पूरा करना चाहता था। जनार्दन को जमीन पसंद आ जाती है और वो विक्रम से बोलता है, विक्रम, जमीन तो काफी अच्छी है, अब मुझे पसंद भी आ गई है, लेकिन तुम इसके पैसे कम कर देते तो मैं कल ही इसे खरीद लूंगा। नहीं सेठ जी, मैं इतना अच्छी जमीन को इस कम दाम में नहीं बेचना चाहता। मैं इन पैसों से हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ, इसलिए जितना तय हुआ आपको उतना ही देना होगा, नहीं तो मैं ये जमीन किसी और को बेच दूंगा। सेठ जनार्दन अपनी बात पर टिके रहते हैं। वो विक्रम की बातों से नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं और जाती जाती विक्रम से बोलते हैं, मैं भी देखता हूँ मेरे अलावा तुम्हारी ये जमीन खरीदता कौन है। आखिर में तुझे मेरे ही पास आना होगा। विक्रम अपनी बाइक लेकर वहाँ से गुस्से में घर की तरफ जाने लगता है। नदी के किनारे कुछ बच्चे एक बेहोश लड़की को पत्थर मार रहे हुए देखते हैं। विक्रम जल्दी से वहाँ जाता है, बाइक से उतर के उन बच्चों को भगा देता है और पानी पिलाकर उस लड़की को होश में लाता है और उससे पूछता है, तुम कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा? और तुम्हारी ये हालत क्यों हुई और किसने की? और कुछ बच्चे तुम्हें पत्थर मार रहे थे, क्यों? मैं जलपरी हूँ और मैं इस नदी में रहती हूँ। मुझे नहीं मालूम ये सब मुझे क्यों मार रहे थे। जलपरी? ये कैसा नाम है? और नदी के पास कहाँ रहती हो तुम? मुझे तो आसपास कोई भी घर या कोई गांव नजर नहीं आ रहा है। वो लड़की कुछ और बोल पाती उससे पहले ही वो फिर से बेहोश हो जाती है। विक्रम उसे उठाकर अपने साथ अपने घर ले आते हैं। विक्रम की बहन और विक्रम की माँ विक्रम के साथ किसी अनजान लड़की को देखकर विक्रम से उसके बारे में पूछने लगते हैं। मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं मालूम है, बस इतना पता है किसी के नाम जलपरी है और नदी के किनारे बेहोश पड़ी थी ये, तो कुछ बच्चे इससे पत्थर मार रहा था, तो मैंने इससे देखकर उधर से इधर उठा कर लाया। तुम एक काम करो, इन्हें पानी पिलाओ, थोड़ा आराम करने दो, अगर होश में आएगी तो खुद ही सब बता देगी। ऐसी किसी अनजान लड़की को अपने घर में रखना अच्छी बात नहीं होता है बेटा। पता तो होना चाहिए ये कौन है, कहाँ से आई है। अरे माँ, तुम भी किस बात को लेकर बैठ गई हो? होश में तो आने दो, वो सब कुछ खुद ही बता देगी। रजनी उसे पानी पिलाती है। कुछ देर बाद उस लड़की को होश आ जाता है। तो तुम्हारा नाम जलपरी है? वाह, अजीब नाम है। हाँ, वो मुझे बचपन से ही पानी में रहने का शौक है। मुझे बहुत अच्छे से तैरना आता है ना, इसीलिए मेरे माँ पापा ने मेरा नाम जलपरी रखा था। लेकिन इस दुनिया में अब मेरा कोई नहीं है, इसीलिए मुझे अकेला समझकर गांव के लोग मुझसे शादी करना चाहते हैं और बच्चे मुझे पत्थर मारते हैं। वो लोग मुझे मनहूस समझते हैं क्योंकि मैं अनाथ हूँ ना। अरे, ये गांव वाले पागल है क्या? किसी के माँ बाप नहीं है तो वो मनुष्य हो जाती है?
अजब लोग हैं। खैर, तुम चिंता मत करो जलपरी, तुम अब से हमारे साथ रह सकती हो अगर तुम्हें ठीक लगे तो। और ये कभी मत सोचना कि इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है। हाँ जलपरी, तुम यही रहो, मुझे एक सहेली मिल जाएगी और हम दोनों खूब बातें करेंगे। जलपरी विक्रम और उसके परिवार के साथ ही रहने लगती है। धीरे धीरे जलपरी को विक्रम का सारा सपने के बारे में मालूम चल जाता है। जलपरी विक्रम के परिवार के हर सुख दुख में उनका साथ देता है। एक दिन विक्रम परेशान होकर घर आता है। उसे परेशान देखकर उसकी माँ उससे पूछती है, बेटा क्या हुआ, तू इतना परेशान क्यों लग रहा है, सब ठीक तो है ना? माँ, ये जनार्दन सेठ हमारी जमीन बहुत ही कम दामों में खरीदना चाहता है। मैं उसे देने ने मना कर दिया तो उसने बाकी लोगों को भी हमारी जमीन खरीदने से मना कर दिया है। अब उसके अलावा हमारी जमीन कोई भी खरीदना नहीं चाहता है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो जो दाम बोल रहा है उस कम कीमत में इस हॉस्पिटल को कैसे बनाऊं। वैसे भी मेरा छुट्टी भी खत्म होने को आ रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है माँ कि मैं पिताजी का सपना कैसे पूरा करूं। विक्रम की ये बात उनकी बहन रजनी और जलपरी भी सुन लेती है। जलपरी रजनी से बोलती है, क्या हॉस्पिटल बनाने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है? बिना पैसे की हॉस्पिटल नहीं बनाया जा सकता। जलपरी, तुम सपनों की दुनिया से बाहर आ जाओ। भला ये कैसे मुमकिन है कि बिना पैसों के हॉस्पिटल बन जाए? बिना पैसों के तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। अच्छा, तो ये पैसा कहाँ मिलते हैं? मुझे तुम बताओ, मैं तुम्हारे लिए बहुत से पैसे लेकर आऊंगी। तो तुम मेरे भैया के हेल्प करना चाहती हो और तुम्हें कुछ ऐसा काम चाहिए जिससे खूब सारा पैसा एक साथ मिल जाए। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। रजनी कुछ देर सोचती है, फिर जलपरी से बोलती है, मिल गया रास्ता। मेरे कॉलेज में स्विमिंग कंपटीशन है, वहाँ जीतने वाले को 1 करोड़ इनाम दिया जाएगा। और तुमने कहा था ना, तुम्हें पानी में तैरना बहुत अच्छा लगता है और तुम तैरने में भी बहुत तेज हो, इसीलिए तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारा नाम जलपरी रखा था। तो क्यों ना तुम इस कंपटीशन में भाग लो और जीतकर भैया के लिए पैसे ले आओ और अपना जलपरी नाम को पूरे दुनिया में फैला दो। जलपरी को रजनी की ये बात अच्छी लगती है। वो स्विमिंग कंपटीशन के दिन रजनी के साथ उसके कॉलेज पहुंच जाती है। कॉलेज के स्विमिंग कंपटीशन में भाग लेकर जलपरी फर्स्ट पोजीशन हासिल कर लेती है और 1 करोड़ रुपया लेकर विक्रम के हाथ में दे देता है। ये क्या है जलपरी, तुम इतने सारे पैसे कहाँ से ले आई? भैया, जलपरी तुम्हारा हेल्प करना चाहती थी, इसीलिए मेरे कॉलेज के स्विमिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और वो जीत गई और उसकी मेहनत के ये पैसे वो तुम्हें दे रही है तुम्हारा सपना पूरा करने के लिए। विक्रम और उसकी माँ जलपरी से बहुत खुश होते हैं। तभी विक्रम की माँ बोलती है, जलपरी बेटी, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर तुझे कुछ हो जाता तो हम कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाते। पता नहीं तेरा ये एहसान हम कैसे चुका पाएंगे। अरे माँ जी, इसमें एहसान की कोई बात नहीं। आप लोग इतने अच्छे हैं, मेरा इतना ख्याल रखते हैं और आपकी बेटी ने तो मुझ पर बहुत ही एहसान किया है। मुझे गांव वालों से, उन बच्चों से बचाया। मैं आप लोगों के लिए जितना भी करूंगी वो बहुत ही कम होगा। भैया, मैं क्या कहती हूँ कि आपको जलपरी से अच्छी लड़की कहीं नहीं मिलेगी। वो दिखने में भी कितनी सुंदर है और उसका दिल एकदम सोने जैसा है। मुझे तो बिल्कुल जलपरी जैसी ही भाभी चाहिए। भैया, जलपरी से शादी क्यों नहीं कर लेते आप? हाँ बेटा,
मैं भी कब से तुझसे यही बात करना चाहती थी कि मुझे जलपरी बहुत पसंद है। मुझे ऐसी ही बहू चाहिए। माँ, मुझे भी जलपरी बहुत पसंद है। ये तो मुझे उसे देखते ही पसंद आ गई थी और फिर धीरे धीरे उसकी अच्छाइयाँ, इससे मुझे और भी प्यार बढ़ने लगा उसके ऊपर। मैं तो इसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, बस जलपरी को ऐतराज ना हो मुझसे शादी करने में। जलपरी विक्रम को अपना मर्जी बता पाती उसी पहले ही वो बेहोश होकर गिर जाती है। विक्रम, रजनी और सुनीता जलपरी के लिए बहुत परेशान होते हैं। विक्रम उसे उठाकर बेड पर लेटा देते हैं और रजनी जल्दी से पानी लेकर जलपरी को पिलाता है। पानी पीते ही जलपरी होश में आ जाती है। तब विक्रम जलपरी से कहता है, क्या बात है जलपरी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्या तुम्हें कोई बीमारी है? मैंने तुम्हें कई बार बेहोश होकर गिरते हुए देखा है। हाँ जलपरी, मैंने भी तुम्हें कई बार बेहोश होते हुए देखा है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अगर कुछ भी खराबी है तो हमें बता सकती हो, हम तुम्हें किसी अच्छे से हॉस्पिटल में लेकर जाएंगे। सबकी बातें सुनकर जलपरी घबराते हुए बोलता है, मुझे कोई बीमारी नहीं है, बल्कि मेरे शरीर में पानी की मात्रा जरा सा भी कम हो जाए तो मुझे चक्कर आने लगता है, क्योंकि मैं एक सच में ही जलपरी हूँ और बिना पानी के मेरा दम घुटने लगता है। मैं जानती हूँ मेरा सच जानने के बाद आप लोग मुझसे पहले जितना प्यार नहीं करेंगे और विक्रम जी भी मुझसे शादी नहीं करेंगे, इसीलिए मैं अपना सच आप लोगों से छुपा रही थी। जलपरी की सच्चाई जानकर विक्रम, रजनी और सुनीता बहुत हैरान हो जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि इतने दिनों तक एक सच की जलपरी उनके घर में रह रही थी। तीनों कुछ नहीं बोलते हैं, बस चुपचाप अपनी बड़ी बड़ी आंखों से जलपरी को घूरते रहते हैं। आप लोग ऐसे चुपचाप हैं, इससे साफ साफ पता चलता है कि आप लोग मुझे अब अपने घर में रहना नहीं देना चाहती है। ठीक है, मैं आप लोगों के घर से चली जाती हूँ। जलपरी को जाते हुए देखकर विक्रम उसे रोक लेता है और उसके आंखों से बहते हुए पानी को पोंछकर उसे कहता है, नहीं जलपरी, मत जाओ, प्लीज रुक जाओ। तुम्हारी सच्चाई जानने के बाद भी मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम नहीं हुआ। मैं अभी भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ, कभी भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर तुम भी मुझसे शादी करना चाहती हो तो। जलपरी विक्रम की बात सुनकर विक्रम को गले लगा लेती है। रजनी और सुनीता भी विक्रम के इस फैसले से खुश होते हैं। अपनी पोस्टिंग पर लौटने से पहले ही विक्रम जलपरी से शादी कर लेता है और हॉस्पिटल का सारा काम जलपरी और रजनी को सौंपकर चला जाता है। खाना तैयार है रोहित, जल्दी आ जाओ। अरे माँ, अभी भी आप ही खुद ही सारा काम कर लेती हो? घर में तो आपकी लाडली बहू आ गई है, उसको भी तो बोलो थोड़ा काम करने के लिए। अरे बहू इस घर में आए हुए 1 हफ्ते भी नहीं हुआ है, बाद में तो उसे ही सारी जिम्मेदारी लेनी है। ऐसे ताने मत दो, अभी थोड़ा समय दो उसे। जिसको मैं पसंद ही नहीं करता हूँ उसके बारे में अच्छा कैसे बोलूं? फिर से वही बात। ईशानी बहुत अच्छी लड़की है बेटा, वो बहुत पढ़ी लिखी और समझदार है। वो लंबी है तो क्या हुआ, बहुत सारे गुण हैं उसमें। और इस दुनिया में तू ही अकेला इंसान नहीं है जिसकी बीवी लंबी है। गुण का मैं क्या करूंगा? उसके साथ जब बात करने जाऊं तो मेरे गर्दन में दर्द शुरू हो जाता है। उसके सामने खड़ा रहूं तो खुद को बच्चा महसूस करता हूं। अगर मैं उसे लेकर बाहर कहीं जाऊंगा तो दोनों को साथ देखकर सब लोग मजाक उड़ाएंगे। मैं तो ये शादी करना ही नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हारे जिद की वजह से मुझे ये शादी करनी पड़ी। माफ कीजिए बहन जी, मेरा बेटा आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता। हर बार लड़के वाले मुझे रिजेक्ट कर देते हैं, फिर भी तुम लोग मुझे लड़के वालों के सामने बैठा देती हो। अब मैं शादी करना ही नहीं चाहती हूँ। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ
जो सज धज कर हर बार लड़के वालों के सामने बैठूं। अरे बेटी, ऐसे नहीं बोलते। एक दिन हर लड़की को ससुराल जाना पड़ता है। कुंवारी लड़कियों को जिंदगी में बहुत जिल्लत झेलनी पड़ती है। क्यों माँ, बिना शादी किए क्या जिंदगी नहीं चलती है? मैं कोई नौकरी कर लूंगी और तुम लोगों का भी देखभाल कर लूंगी। ये सब ठीक है, लेकिन शादी तो करना पड़ेगा। कोई तो जरूर होगा जो तुझसे शादी करने के लिए राजी होगा। अरे रेखा, कैसी है? इधर से जा रही थी तो सोचा तुझसे मिलती चलूं। सालों गुजर गए हैं तुझसे बात किए हुए। अरे ईशानी बेटा, तुम कितनी बड़ी हो गई हो, बहुत सुंदर लग रही हो। क्या बात है, इतना सज धज कर कहीं जा रही हो? और मत पूछ राधा, लड़के वाले देखने आए थे। लगता नहीं कि मेरी बेटी की कभी शादी हो पाएगी। ऐसा क्यों बोल रही है तू? मेरी लड़की बहुत लंबी है, 6 फीट से भी ज्यादा। इस वजह से जो भी उसे देखने आते हैं नापसंद करके चले जाते हैं। लेकिन तेरी बेटी तो बहुत सुशील है, देखने में भी सुंदर है। अच्छा ठीक है, तेरी बेटी को मैं अपनी घर की बहू बनाऊंगी। लेकिन तेरा बेटा इस शादी के लिए मानेगा? पहले तो अपने बेटे से तो पूछ ले कि वो क्या चाहता है। अरे तुझे उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, तू बस देखता जा। मेरे जिद के आगे उसका नहीं चलता है। वो अपनी माँ की बात कभी टाल नहीं सकता। नहीं माँ, मैं शादी हरगिज नहीं करूंगा। तू किसी और से तो प्यार करता नहीं है, तो फिर इस लड़की से शादी करने में तुझे प्रॉब्लम क्या है? इतनी लंबी लड़की को मैं अपनी बीवी नहीं बनाना चाहता हूँ। मुझे लगा था कि तुझ पर मेरा पूरा अधिकार है, इसलिए मैंने रेखा को वचन देकर आई थी। ठीक है बेटा, अगर तुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं तो मेरे साथ भी तेरा कोई नाता नहीं। तुम जानती हो कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए तुम ये सब कर रही हो ना। ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगे वही करो। बस बेटा, अब गुस्सा छोड़। अब वो तेरी पत्नी है, उसका भला बुरा देखना अब तेरी जिम्मेदारी है। ये मेरा दावा है कि तू उसके साथ खुश रहेगा। हाँ, शादी तो करवा ही दी है ना, अब क्या करूं? तभी ईशानी मुस्कुराते हुए खाना लेकर अंदर आती है। माँ जी, आपके बेटे को बोल दीजिए कि जब हम दोनों कहीं जाए तो मैं उसके पीछे पीछे चलूंगी, ताकि किसी को पता ना चले कि मैं उसकी पत्नी हूँ। देखा बेटा, मेरी बहू कितनी समझदार है। अब तो मुस्कुरा दे, कुछ दिन बीतने दे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुनो बहू, तुम तैयार हो जाओ, मेरे साथ बाजार जाना है। फिर सास बहू दोनों निकलते हैं बाजार के लिए। रास्ते पर उन दोनों को देखकर कुछ पड़ोसी उन लोगों का मजाक उड़ाते हैं। वो देखो सब, रोहित की माँ अपनी लंबी बहू को साथ में लेकर घूमने जा रही है। लगता नहीं कि उसके घर में अब सीढ़ी की कोई जरूरत पड़ेगी। आप सुन रही है ना माँ जी, ये सब मुझ पर मजाक उड़ा रहे हैं। बोलने दो बहू, इन लोगों के बात पर ध्यान मत दो। जल्दी चलो, बाजार में बहुत कुछ खरीदनी है। कुछ दूर जाते ही अरे बेटा, क्या हुआ? इतना रो क्यों रहे हो? वो देखिए ना आंटी, हमारा बॉल तालाब में गिरकर इतनी दूर चली गई है कि किसी का भी हाथ वहां तक नहीं पहुंच रहा है। माँ जी, क्या मैं एक बार कोशिश करके देखूं? क्यों नहीं बहू, जरूर जाओ। तब ईशानी अपना लंबा हाथ बढ़ाकर गेंद को पकड़ लेती है। सब बच्चे खुशी से चीख पड़ते हैं। थैंक यू आंटी। आसपास के लोग भी ईशानी की तारीफ करते हैं। आज बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी वजह से सारे बच्चे कितने खुश हो गए हैं। देखा बहू, कुछ भी बेकार नहीं होता है। आज तुम्हारी लंबाई के वजह से तुम ये कर पाई,
लेकिन तुम थोड़ा भीग गई हो। तो चलो घर लौट चलते हैं, बाजार कल चले जाएंगे। हाँ माँ जी, चलिए। रोहित बेटा, दरवाजा खोल। हाँ, 1 मिनट, अभी खोलता हूँ। आज ईशानी के कारण कुछ बच्चे तालाब में गिरने से बच गए, इसलिए सब लोगों ने उसकी बहुत तारीफ भी की। कुछ दिन बाद रोहित के ऑफिस में एक पार्टी होने वाला होता है, लेकिन रोहित ईशानी को उस पार्टी में ले जाने के लिए राजी नहीं हो रहा था। लेकिन उसकी माँ ने रोहित को बहुत समझाया। तब वो ईशानी को ले जाने के लिए तैयार हो गया। जब रोहित ईशानी को पार्टी में ले गया, तब उसके दोस्तों ने लंबे बहू के वजह से रोहित का बहुत मजाक उड़ाता है। अरे यार, अलादीन का चिराग लेकर ढूंढने से भी ऐसी पत्नी नहीं मिलती है। तुझे कहाँ से मिल गई? तू तो पैदल कम, इसकी गोद में ज्यादा घुमाकर। अचानक एक लड़की की चीखने की आवाज आने लगी। रोहित, लगता है फ्लैट की बैल्कनी की तरफ कोई हादसा हुआ है। सब लोग उसी तरफ भाग रहे हैं। क्या हम लोग भी जाकर देखें? हाँ हाँ, चलो देखते हैं क्या हुआ है। अरे देखो देखो, एक लड़की लॉबी के रॉड से लटक रही है। कैसे हुआ है सब? ये लड़की तो अभी बालकोनी के किनारे बैठकर फोन पर बात कर रही थी। शायद पैर फिसल गया होगा और गिर गई होगी। सब लोगों ने बहुत कोशिश किए, लेकिन किसी के हाथ भी वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था। ये देखकर ईशानी आगे आती है और अपना लंबा हाथ बढ़ाकर उस लड़की को पकड़कर उठा लेती है। सारे लोग तालियां बजाने लगते हैं। थैंक यू मैडम, जो काम हम सब नहीं कर पाए वो आपने आसानी से कर दिया, और हमें माफ कर दीजिए। हमने आपके बारे में उल्टा सीधा कहा था। अरे थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है। लड़की मुसीबत में थी तो मैंने बस उसकी हेल्प कर दी। मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरे कारण उसकी जान बच गई। और रही माफी मांगने की बात, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन आप लोगों को इस बात का एहसास है, यही बहुत बड़ी बात है। वाह, क्या बात है। मुझे तो अपनी बीवी पर गर्व हो रहा है। सच ईशानी, आज तुमने मेरा मन जीत लिया। आज से तुम सिर्फ मेरी माँ की बहू नहीं, मेरी पत्नी भी हो। उस दिन से ईशानी और रोहित खुशी से अपना जीवन बिताने लगे।